जयपुर में 3R इकोनॉमी फोरम सबमिट का आज आरआरसी सेंटर में आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू करने की बात कही। साथ ही राजस्थान में ट्रीटेड वाटर के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के जरिए नागरिकों को अनुप्रयोग की वस्तु के दान और उन्हें उपयोग सुविधा दी जा रही है। राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए ग्लोबल अलायंस बनाने का प्रस्ताव रखेगा। राजेश शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे नौवा डिपार्टमेंट के सचिव महोदय, उपस्थित पत्रकार मित्रों, सहकार साथियों, जैसे हमको मालूम है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के इस 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आज शुभारंभ हुआ है। 3 दिवस तक ये फोरम की मीटिंग यहाँ चलेगी और इस मीटिंग में 120 से ऊपर ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जिनका विचार उसे प्रस्तुत किया जाएगा। अभी उद्घाटन सत्र के बाद आपके सामने हम आए हैं, तो मैं प्रेस को सूचित करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत P3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच इसका पालन करता है, इसका मजबूती से समर्थन भी करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भारत हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी की यात्रा में अपने अनुभवों और सीखों को सभी के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी यानी C3 इसकी शुरुआत करके इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और उससे भारत ने सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं सर्कुलर इकोनॉमी की क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के लिए 12वीं क्षेत्रीय फोरम की बैठक हेतु राजस्थान प्रदेश में जयपुर को मेजबान हुए चुनने के लिए माननीय, जैसा मैंने बताया, खट्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विश्व में जागरूकता लाने की ओर आगे बढ़ना है। आज 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन हुआ है, जो 3 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त और राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए एक स्थायी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। COP26 में भारत ने सन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी। भारत ने शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक प्रक्रिया में सर्कुलरिटी की बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां लागू की हैं। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और होम्योपैथी चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने विजय वातोड़कर के नेतृत्व में मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान उनसे संवाद कर राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में अवगत कराया। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग पीड़ित मानवता की सेवा में किए जाने और चिकित्सा में सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने का आह्वान किया। जयपुर में हरियाणा भाजपा प्रभारी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सच बेधड़क से खास बातचीत की।
मेरे साथ हरियाणा भाजपा प्रभारी और भाजपा के दिग्गज नेता सतीश पूनिया है। सतीश जी, आपने रीट की बात की, पेपर में कोई लीक नहीं हुआ, खुशहाल युवा राजस्थान में इस सरकार में, ये तमाम बातें हुई, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप हैं और फिर पेपर के दौरान जनेऊ उतरवाया गया, नाक पर टेप चिपकाया गया, ये सब तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक दृश्य था जब राजस्थान में 19 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ी। एक बड़ा प्रबल और प्रभावी आंदोलन सरकार के खिलाफ सदन में और सदन के बाहर हुआ। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने के यदि 100 कारण है तो उसमें पेपर लीक बड़ा कारण था। तो पेपर लीक की इतिहास और पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में छोटी मोटी परीक्षाएं तो हुई, लेकिन 2 परीक्षाओं ने, आरएएस और रीट की परीक्षा, किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक किसी कारण से नहीं हुआ। अच्छे तरीके से व्यवस्था थी, बहुत अच्छे माहौल में हुई। कांग्रेस के राज में नेटबंदी हुई, हमारे यहाँ नेटबंदी भी नहीं हुई। उन्होंने जिस तरीके से आस्था से खिलवाड़ किया उसकी पराकाष्ठा थी। यहाँ कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले हुए जिस पर सरकार तुरंत हरकत में आई और उन्होंने एक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के राज में एक्शन में भेद है, फर्क है, और वो फर्क साफ दिखता है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं हुई हैं भविष्य में नहीं होंगी, इसके लिए सरकार संकल्पित है। जनता ने आपको सड़कों पर देखा है, वाटर कैनन के सामने देखा है, जहां पानी की बौछारें आप पर छोड़ी जाती थी। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हल्ला हम भी करते थे, कांग्रेस भी करती, लेकिन हमारे पास तर्क था। इसको किस तरीके से? देखिए, मैं देख रहा हूं सदन में और सदन के बाहर भी, लेकिन खासतौर पर सदन में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण है वो कतई लोकतांत्रिक और अनुशासित नहीं कहा जा सकता। आसन तक पहुंचना, आसन के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, और जिस तरीके से एक गतिरोध उन्होंने पैदा किया, लाखों रुपए लगते हैं, जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की वहां चर्चा हो, बहस हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहस से बचना चाह रही है, क्योंकि बहस होगी, पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, उन पर आरोप होंगे, वो लांछित होंगे। इसलिए एक तरीका निकाला है कि कुछ भी करके अनर्गल तरीके से आरोप प्रत्यारोप करो। और राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के गलत जवाब देने का मुद्दा जमकर उठा। अधिकारियों की ओर से गुमराह किए जाने की बात पर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए मामले को शांत करवाया। प्रश्नकाल में शहीद सैनिकों के सम्मान, विद्युत सुधार, आवंटन राशि, विद्यालयों में रिक्त पदों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की स्वीकृत राशि सहित कई सवाल जवाब किए गए। देखिए, आज जिस प्रकार से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके, इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो, और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है, देखिए आज जिस प्रकार से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके, इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो, और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है, देखिए आज जिस प्रकार से सदन के अंदर एक और, देखिए मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, जिस तरह से आज मुख्य सचेतक के द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया बिना कोई 157-58 में नोटिस दिए हुए, वो बड़ा ही निंदनीय है और असंवैधानिक है। दूसरी बात, 2 बातें की गई कि प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिए गए। मैंने उठ करके भी कहा कि प्रशासन में केवल नगर निगम नहीं आता है, जिला कलेक्टर भी आता है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है राजस्थान का पुरातत्व विभाग वो भी आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटिस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो जिला कलेक्टर के द्वारा वहाँ जो गायत्री पीठ शक्ति है।
खबर जयपुर से है, जहां पर इन दिनों IITN बाबा अभय सिंह आए हुए हैं। जयपुर के एक होटल में ठहरे अभय सिंह के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। शिकायत पर जयपुर पुलिस ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि कम मात्रा में गांजा मिलने पर गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर भी मामला दर्ज होने के बाद बाबा जयपुर की थड़ियों पर चाय पीते नजर आए। इस दौरान बाबा ने सच बेधड़क से खास बातचीत की। महाकुंभ के बाद सुर्खियों में आए IITN बाबा अभय सिंह आज जयपुर में मौजूद हैं। बाबा, यहाँ पर एक होटल में आप रुके हुए थे। हालांकि कुछ खबरें फेक भी फैलाई गई कि हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ आपसे हुई थी। किस तरह की पूछताछ आपसे हुई थी? किस तरह का मादक पदार्थ आपके पास मिला था? यही हो गांजे का ही थोड़ा सा जरूरत है ना, 2.5 ग्राम के आसपास। थोड़ा सा मतलब जो वो मिला है तो उसकी किस तरह का एक्शन पुलिस ने लिया गया? क्या FIR वगैरह दर्ज हुई है? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अब मेरे को तो इतना टेक्निकल पता नहीं है ना। उन्होंने कुछ तो बातचीत की होगी, आपसे पूछताछ की होगी, उस दौरान क्या कहा? वो वही है कि वो जो मेन जो एक्ट है उसके अंदर उन्होंने वो किया वो, और वो चूंकि वो छोटा ऑफेंस है तो उन्होंने वो जमानत भी उसके साथ ही वो वैसे कर दिया वो। तो आगे क्या थाने या कहीं पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया बाद में? नहीं। महाकुंभ के बाद आप कुछ दिन सुर्खियों से दूर हो गए थे। अब आप जयपुर आए, कोई खास उद्देश्य है जयपुर आने का? हाँ, ये कल की वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने का ना, पूरा वो एजुकेशनल जो हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करने का। किस तरह का मैसेज दिया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद? मतलब हम तो मेनली ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं ना, सिखाने का। ज्ञान कौन सा, सनातन या फिर दूसरे? एक ही ज्ञान है ना वो ज्ञान तो एक ही ज्ञान होगा ना। जैसे ये ब्रह्मांड कैसे बना उसका तो एक ही थ्योरी होगी ना, वो अलग अलग थोड़ी हो सकती है। आप जिस तरह से महाकाल के भक्त बताते हैं और अचानक से वो जो प्रिडिक्शन कर रहे थे कुछ मैचेज के बारे में, तो उसको लेकर क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना है कि अगर महाराज हैं तो इस तरह की बाबा हैं तो प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि भारत हारेगी। क्या इसके बारे में कहना आपको? नहीं, वो ठीक है ना। वो तुम प्रिडिक्शन तो इंट्यूशन के हिसाब से करते हो ना। तुम लाइक वो मेरी प्रेडिक्शन तुमने पूछी है तो मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से की है। हो सकता है गलत हो जाए, सही हो जाए। अब मेरी चेतना के हिसाब से होगा वो कि हाँ भाई ठीक है, इस बाबा की इतनी सही हुई है, इतनी गलत हुई है, कोई नहीं है। फाइनल के बारे में क्या देखना है? क्या इंडिया फाइनल में जाएगी? कल भी देख रहा था ना, मैं इंडिया का मैच भी देख रहा था। आप जयपुर आए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से प्रमोट करेंगे? किस तरह से युवाओं को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहेंगे? और क्या आपके पास एक लक्ष्य है? वो ज्ञान के थ्रू ना, आध्यात्मिकता और विज्ञान को जोड़ के। तो जो मेन जो इसका जो आध्यात्मिकता का विरोध होता है वो यही होता है कि तार्किक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है। तो उसको यदि जोड़ दिया जाए तो फिर वो यूथ से कनेक्ट हो जाएगा ना। वो तर्क संगत आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो युवाओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप। कब होगी इसकी शुरुआत? नहीं हो चुके ना, आप जाके देखिए। नहीं, वो तो बन ही चुका है, वो बहुत पहले से कर रहा हूँ। अब इसको बस थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी धीरे धीरे ना। चूंकि मैं अभी तक अकेला करता हूँ तो सारी थंबनेल यूट्यूब के प्लेलिस्ट वगैरह बनाना, सब कुछ कीवर्ड डालना, अब ये करना वो करना, वो सब कुछ वो खुद से करना पड़ता है ना। वो ये थे IITN बाबा जो जयपुर आए हुए हैं। महाकुंभ के बाद सुर्खियों में आए थे और आज जो है जयपुर पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त विधानसभा प्रभारियों की पहली बैठक ली। PCC में आयोजित बैठक में ब्लॉक, नगर कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ग्राम पंचायत, बूथ कांग्रेस कमेटी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती और संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की कवायद के लिए सक्रिय हुई है। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए PCC ने विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए हैं। वहीं डोटासरा ने नियुक्त प्रभारियों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा कर 12 मार्च तक PCC को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जहां उदयपुर विकास प्राधिकरण घोटाला मामला, आपको बता दें कि सांसद मन्ना लाल रावत ने CM को पत्र लिखा है। मन्ना लाल रावत ने पत्र में कहा है कि करोड़ों रुपए के घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सचिव नितेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 2022 से 24 की ऑडिट रिपोर्ट में 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नियमों के विरोध में तत्कालीन अधिकारियों ने प्लानिंग की अनुमति दी थी।
सरकार के खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। खबर पाली के देसूरी से है, जहां गुड़ा मागलियान स्थित श्री कृष्ण धाम में 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। महायज्ञ के चौथे दिन देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे, तो वहीं रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की थी। इस 5 दिवसीय महायज्ञ में कुल 1.60 लाख आहुतियां दी जाएगी। इसके लिए 9 मुख्य हवन कुंड बनाए गए हैं। मुख्य पंडित संजय व्यास के मार्गदर्शन में 21 पंडित मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दे रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति में राजीविका से जुड़ी 24 पंचायतों की महिलाओं ने लखपति दीदी के भुगतान को लेकर जोरदार हंगामा किया। राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने परियोजना प्रबंधक रेणुका कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 1.5 महीने पहले लखपति दीदी योजना के तहत राजीविका से जुड़े महिलाओं की राशि आई थी। परियोजना प्रबंधक राजीविका से जुड़ी महिलाओं से रिश्वत मांग रही है और फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर राशि निकाल रही है। हम राजीविका से 2018 में जुड़ी हुई हूँ मैं सर। एडब्ल्यू का मैंने काम किया। पूरा गांव में 18 एसएसजी चलते हैं सर, और 18 एसएसजी मेरे थ्रू चलते हैं। और अब अगर मैं सच का साथ दे रही हूँ तो राजनीति दिखा रही है, गरीब महिलाओं का पीछा खा रही है सर, और मेरे पास सबूत है। के फर्जी साइन मार रही है और खाली चेक पर खुद साइन मार के खुद रुपए निकाल रही है सर। विजयनगर के चर्चित रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं अजमेर में पेशी के दौरान वकील आरोपियों पर गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी हकीम कुरैशी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां कोर्ट चैम्बर से बाहर निकलते हुए वकील आक्रोशित हो गए और हकीम कुरैशी की जमकर पिटाई की। हालांकि आरोपियों की पेशी के दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी वकील इस मामले में के आरोपियों की कोर्ट में पिटाई कर चुके हैं। उदयपुर नगर निगम ने शहर में अलग अलग जगह नियम विपरीत निर्माण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, जहां निगम की टीम ने हरिदास जी की मगरी में 7 बिल्डिंग और यादव कॉलोनी में एक निर्माण को सीज किया है। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर नगर निगम की भवन अनुमति और राजस्व शाखा की टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कार्मिक, सुरक्षाकर्मी शामिल रहे।